बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है। हमारा यूनिट नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जो है वो टू बी कंटिन्यू था। एमसीक्यूज़ हो चुके थे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हो गई थी। आज हम इसका सेक्शन बी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें 14 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इसी तरह 12, 13 ये बुक में सही से गिवन नहीं थे तो थोड़े से मैंने उसको बना दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स वोल्टेज। टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज मूव द वायर इन व्हाट डायरेक्शन रिलेटिव टू द फील्ड। तो भाई ये क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी है लेकिन आंसर इतना लेंदी नहीं है। सिर्फ उन्होंने यही आपसे पूछा है कि अगर मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करना हो तो वायर को जो है किस डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के घूमना पड़ेगा। तो वो भाई परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका आंसर मैं रीड कर देता हूँ। द कंडक्टर वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू जनरेट द मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट। देखें डीसी करंट ये हम पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है कभी भी डीसी करंट पे काम नहीं करता। ठीक है, वो एसी पे काम करता है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। आंसर क्या है, ट्रांसफार्मर won't work on direct current DC because a stationary magnetic will only produce a steady magnetic field and steady or stationary magnetic field do not induce voltage. A transformer does not change the frequency of the alternating current. बात समझ में आ गई भाई। ये दो आंसर जो हैं मैंने बना कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, demonstrate through an experiment how an electric current in a conductor generates a magnetic field in its vicinity. तो भाई ये आपका आंसर पेज नंबर 134 पर है और इसमें 134 पर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट ये हेडिंग है, लेकिन हम इसका लास्ट वाला पैराग्राफ लिखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर आपने देख भी रहे होंगे राइट हैंड रूल ये आपको दिखाया जा रहा है। ये आपने पूरा जो है एक्सपेरिमेंट बताना है और ये मतलब पूरा मौजूद है इसमें। नेक्स्ट पेज पे देखें तो 1, 2, 3 पैराग्राफ हैं। यहाँ पर आपने हेडिंग अवे फ्रॉम यू तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ अ फोर्स वर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पेज नंबर 138 पर देखें, द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट ऑन द कंडक्टर कैरिंग द करंट। दिस इज बिकॉज टू मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द नियर बाई मैग्नेट कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अट्रैक्टिव एंड रिपेल फोर्सेज। The direction of the force acting on the conductor will be perpendicular to the direction of the magnetic field and the electric current if they are perpendicular to each other. तो भाई ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो भाई 139 पर देखें, यहाँ हेडिंग दी हुई है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका सेकंड पैराग्राफ है, अ करंट कैरिंग coil kept in a magnetic field experience a torque which is the cross product of the magnetic moment and the field vector, and the torque is maximum when the dipole moment is perpendicular to the field and zero when it's parallel to or anti-parallel to the field. When an electric current is passed through a coil placed in a magnetic field with its plane parallel to the field, it experience a torque. Thus the rectangular coil tends to rotate in the magnetic field and it suffers torque. This torque is, तो टॉर्क इज इक्वल टू बियॉन कॉस अल्फ़ा, BIAN। ये जो है इसमें न्यूमेरिकल के लिए आपको ये दिया गया है सारा। तो ये इसका यहाँ तक आप आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स द इंडक्शन ऑफ EMF इन अ सर्किट बाय अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर पेज नंबर 141 पर है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस EMF इन अ सर्किट। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी जब चेंज होती है, चेंज हो जाती है, कैन इंड्यूस EMF इन अ सर्किट, जब सर्किट के अंदर, यानी यहाँ पर ये आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप मैग्नेट को किसी चीज़ से बांध कर
और मैग्नेटिक को मूवमेंट दें आप तो वो जिस तरफ डायरेक्शन करेगा वो इसमें पूरा जो है प्रोसेस बताया और यही वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप पेज नंबर 141 का ये जो यहाँ से हेडिंग लेकर नेक्स्ट पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैग्नेटिक से ऊपर तक, जहाँ मैग्नेटिक दिखाया गया आपको मैग्नेट, तो यहाँ तक आपने मैग्नेट्स मोशन तक बताना है। ठीक है, इसमें वो बता रहा है कि किस तरह जो है मैग्नेट आप अगर और किस तरह वो जो है वर्क करेगी अगर आप मैग्नेटिक को उसके आगे पीछे घुमाएंगे, वो पूरा इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। 7 है गिव सम एग्जांपल ऑफ व्हाट कुड इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंड्यूस ईएमएफ। क्या क्या फैक्टर्स पूछना चाह रहा है वो आपसे। पेज नंबर 143 पर फैक्टर्स इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये असरअंदाज होते हैं भाई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पे। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ईएमएफ की उस पे बता रहे हैं। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये आपको इसके आंसर्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन दैट द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस ईएमएफ poses the change causing it and relate this phenomena to conservation of energy। conservation of energy भाई ये जो है ये लॉ है लेंस लॉ, पेज नंबर 144 लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपको लॉ जो है ये पूरा ही तकरीबन आप इसको रीड करके पूरा ही इसका आंसर बनाएंगे। जब मैं मतलब इसके नोट्स बनाऊंगा तो फिर उसमें देखो। अभी ये आपने लॉ जो है पेज नंबर 144 से स्टार्ट है और पेज नंबर 145 पर एंड हो रहा है। ये आपने लॉ पूरा देखना है इसको आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन हाउ एन एसी जनरेटर वर्क इन इट्स मोस्ट सिंपल फॉर्म। तो पेज नंबर 145 पर देखें एसी जनरेटर दिया हुआ है। एन एसी जनरेटर इज़ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है भाई, तो ये जो है यहाँ पे मौजूद है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल। तो भाई जो म्यूचुअल इंडक्शन है पेज नंबर 145 पर ही गिवन है और ये पूरा जो है इसका व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंज द मैग्नेटिक फील्ड चेंज एज वेल एज लिंकेज द सेकेंडरी, ये लिख के नीचे इसका जो है ऐसा यूनिट जो है वैसे तो हेनरी कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ गिवन नहीं है। ये जो है इसका मतलब ये दिया हुआ है कि आपने इसका अगर न्यूमेरिकल है तो किस तरह से करना है, ये यूनिट्स दिए हुए हैं। और नेक्स्ट पेज पे भी है वेयर एम इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्ट ऑफ द टू कॉइल्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है जो म्यूचुअल कंडक्शन की अगर देखा जाए तो भाई ट्रांसफार्म जो इसमें हमने इस चैप्टर में ख़ास पढ़ा है, ट्रांसफार्म जो है वो इसकी एग्जांपल है। आप लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट पेज पे ही देखेंगे आप 146 पर, तो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है और उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर्स ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये आप इसकी एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है रिकग्नाइज दैट अ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। उसने यहाँ पे भी यही पूछा है कि भाई ये बेस करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर, तो टू कॉइल्स के बीच में, तो आप इसको बताएं। तो यहीं पर आपने ट्रांसफार्मर में ही क्वेश्चन 11 का आंसर है। पहले इसकी आप डेफिनेशन लिखें, फिर उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखें। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल विच आर मैग्नेटिकली लिंक्ड टू ईच अदर बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर ऑल्दो wrapped around the same iron core make up a transformer. The primary coil is the first of two coil in the system which is connected to AC input power. The secondary coil is the other coil which derives the power of the output circuit. NP and NS stand for the number of turns on the primary and secondary coils respectively. यहाँ तक 11 का आंसर आपका हो गया। अच्छा 12 मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेन व्हाट रोल ट्रांसफार्मर प्ले इन अल्टरनेटिंग करंट AC सर्किट। पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ट्रांसफार्म क्या करता है कि अगर पीछे से जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेन पावर आती है भाई वो 11,000 kV की होती है, बहुत हाई टेंशन आप उसको वोल्टेज कह सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर उसको कन्वर्ट करता है लो में। ठीक है, ताकि आपके घर की अप्लाइंसेस जो हैं वो जल ना जाएं। ठीक है, तो वो उसको लो में कन्वर्ट करता है। और अगर किसी वजह से लाइट मतलब पीछे से वोल्टेज लो आ रहा हो तो उसको हाई में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर जो है। इस तरह स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का मैंने सिस्टम आपको बताया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर बताया है वो पढ़ के मैं सुना देता हूँ।
A transformer is a device that transfers electric energy from one alternating current circuit to one or more other circuits, either increasing stepping up or reducing stepping down the voltage। तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम द पावर प्लांट टू योर होम। तो भाई अब वो बता रहे हैं कि किस तरह ये भी फंक्शन ट्रांसफार्मर का ये है कि वो पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होता है प्लांट से, वो आपके घर में जो है वो चेंज करता है। ये मैंने बताया था, आंसर पढ़ लें। द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर सप्लाइज टू मेक इलेक्ट्रिकल पावर accessible as it travel from a power utility to an office, home, work site or other location. Energy is lost when it travels along transmission wires from a power plant to a customer. Utilities use a very high voltage to lose less energy। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपाइल अ लिस्ट ऑफ द न्यूमेरियस एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दैट कैन बी फाउंड इन योर होम। तो भाई ये जो इसका आंसर है पेज नंबर 148 पर मौजूद है, डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, तो ये तो खैर आप इसमें फर्स्ट पे जो है ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। सेकंड से यानी जो फर्स्ट हेडिंग है उसकी जो लास्ट लाइन है, देयर आर सेवरल वेज अ ट्रांसफार्मर कैन बी यूज इन होम्स। पहला है इन स्टेबलाइज़र, ये आप लिखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है स्टेप डाउन भी है, स्टेप अप भी है। फिर इन बैटरी चार्जर्स में भाई क्या है, स्टेप डाउन है। सर्किट ब्रेकर में भाई क्या है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इसी तरह स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों दिए हुए हैं। एयर कंडीशन में भी इसी तरह ये बताया हुआ है। तो ये आपके जो हैं होम अप्लायंसेस हैं जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया और ये हमारे चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।